स्वागत है आप सभी का कॉलम एंड स्टड के सेकंड भाग में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आइडियल कॉलम क्या होता है और साथ में जानेंगे कॉलम का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है और साथ ही जानेंगे आयलर इक्वेशन को कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। ये टॉपिक या इस वीडियो के माध्यम से आप मैक्सिमम पोर्शन जो आपका कॉलम एंड स्टड का है उसे आप क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि आइडियल कॉलम क्या होता है, आदर्श कॉलम क्या होता है, क्योंकि इसके पहले कॉलम के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानेंगे आइडियल कॉलम के बारे में। तो टॉपिक है आदर्श कॉलम या आइडियल कॉलम। क्या होता है आइडियल कॉलम? आइडियल कॉलम क्या है? एक किसी भी मशीन या स्ट्रक्चर का खड़ा हुआ भाग। मशीन या कोई स्ट्रक्चर है, चाहे आप घर को बनाते हैं तो घर में जो कॉलम खड़े किए जाते हैं, ये सभी किसी भी स्ट्रक्चर का खड़ा हुआ भाग, सीधा खड़ा हुआ भाग ही कॉलम कहलाता है। कॉलम आकार के अनुरूप गोल या चौकोर हो सकते हैं। तो आदर्श कॉलम किसे कहेंगे? सबसे पहली कंडीशन क्या है कि कॉलम सीधा खड़ा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। साथ ही दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन यह है कि यह सर्वांग सम होना चाहिए। मतलब इसका जो पदार्थ है वो हर जगह, जितने भी इसमें आप पदार्थ जैसे गिट्टी, सीमेंट या बालू, ये सभी एक जैसे होने चाहिए, हर जगह सर्वांग सम हो, प्रत्येक जगह एक जैसा मिक्सचर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी जगह बजरी ज्यादा है या सीमेंट ज्यादा है या गिट्टी ज्यादा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि इसका जो मटेरियल है वो सर्वांग सम होना चाहिए। सर्वांग होना चाहिए। अब इसमें जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन में यह कहा जाता है कि इस पर जो बनावट है, इसकी बनावट क्या होनी चाहिए? वो एक जैसी होनी चाहिए। मतलब इसकी जो अगर ऊपर से जो बनावट है वो एक जैसी होनी चाहिए या इसकी बनावट एक जैसी हो। ऐसा ना हो कि कहीं पर ये पतला हो, कहीं पर मोटा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो बनावट है, बनावट एक जैसी होनी चाहिए। फोर पॉइंट क्या है? 4 पॉइंट में कहते हैं कि इसका जो अक्षीय भार है पूर्णतः होना चाहिए। इसका जो अक्षीय भार है वो पूर्णतः होना चाहिए। अक्षीय भार पूर्णतया होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए?
अगर ये सब कंडीशन है किसी भी कॉलम में, तो ये जब भी फेल होगा, मतलब जब भी ये फेल होगा, तो फेल होने का कारण क्या होगा, इसका कुचल कर, सिर्फ कुचल कर फेल होगा। क्योंकि यदि ये सीधा होगा, मटेरियल सर्वांसम हो, बनावट एक जैसी हो और अक्षीय भार हो, तो फिर यहां पर यदि हम फोर्स लगाएंगे तो ये हमेशा क्रश करेगा। क्रश का मींस दबाव पड़ने पर कुचलेगा, परंतु अपने स्थान से यह विक्षेपित या डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये इसका गुण है, मतलब इसकी जो फेलियर की कंडीशन होगी वो सिर्फ क्रैशिंग के कारण ही होगी। परंतु वास्तव में आदर्श कॉलम प्राप्त करना, आइडियल कॉलम प्राप्त करना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और यह अक्षीय भार लगने पर बहकर झुक सकता है, और कॉलम का बहकाव उसी दिशा में होता है जिसमें उसका सामर्थ्य और कड़ापन हमेशा कम होती है। तो यदि इस कॉलम पर कहीं पर भी यदि ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये उसी स्थान से मुड़ जाएगा जहां पर इसका जो क्या है मजबूती, जिससे सामर्थ्य और कड़ापन कम होगा। मान लीजिए क्या है, अगर यहां पर इसकी मजबूती कम है, मटेरियल यहां पर बजरी ज्यादा थी, तो फिर क्या होगा, ये ऐसे आकार में बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि ये कोई भी आदर्श कॉलम प्राप्त करना काफी टिपिकल हो जाता है, जिसमें ये सभी कंडीशन अप्लाई हो, जैसा कि सीधा होना, सर्वांगसम होना, बनावट एक जैसी होनी, अक्षीय भार होना, ये सब कंडीशन यदि इस कॉलम के अंतर्गत आती हैं। तो आप समझ गए कि कॉलम क्या है, किसी भी संरचना, स्ट्रक्चर का या किसी मशीन का जो खड़ा भाग होता है उसे कॉलम कहते हैं, जिस पर क्या होता है आपका अक्षीय भार और उत्केंद्रित भार, एक्सियल लोड और इसेंट्रिक लोड दोनों ही इसके ऊपर लगाए जाते हैं खड़ी अवस्था में। और यदि आदर्श कॉलम की बात करें तो आदर्श कॉलम क्या है कि जिसमें एक तो सबसे पहले कॉलम सीधा खड़ा हो, उसकी जो बनावट है वो एक जैसी होनी चाहिए, मटेरियल सर्वांगसम हो और उस पर जो लोड लगाया जा रहा है वो एक जैसा लोड हो, तब उसको हम लोग आदर्श कॉलम कहते हैं। परंतु आदर्श कॉलम प्राप्त करना काफी कठिन हो जाता है, क्योंकि यदि हम इस कॉलम के ऊपर से कोई भी लोड डालते हैं तो ये हमेशा उसी स्थान से मुड़ेगा जिस स्थान पर इसका सामर्थ्य और कड़ापन न्यूनतम होता है। मान लीजिए इसका जो सामर्थ्य या न्यून कड़ापन इस तरफ कम है, तो ये क्या होगा, ऐसी शेप में ये मुड़ जाएगा। तो ये समझ गए कि कॉलम का क्या है, फेलियर की कंडीशन क्या होती है। कॉलम सिर्फ दो कारणों से फेल होता है, एक तो होता है आपका बकलिंग और दूसरा होता है आपका क्रशिंग फोर्स। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे कि तरुता रेशियो किसे कहते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो किसे कहते हैं। आइडियल कॉलम तो हम लोग समझ गए, पेपर में जब भी लिखने को आए तो आप इसको लिख सकते हैं आइडियल कॉलम के बारे में। परंतु अब स्लेंडरनेस रेशियो की बात करें तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है वो जानेंगे हम लोग। तो इसको चाहो तो आप नोट कर लो, चाहे आप इसको याद कर सकते हो। अब बात करेंगे स्लेंडरनेस रेशियो। क्या होता है स्लेंडरनेस रेशियो, जिसे कहते हैं तनुता अनुपात। तनुता अनुपात तनुता अनुपात
स्लेंडरनेस रेशियो, तनुता अनुपात से कहते हैं। क्या है तनुता अनुपात? तनुता अनुपात किसी कॉलम की समतुल्य लंबाई, समतुल्य लंबाई जैसे कहते हैं इफेक्टिव लंबाई। तो इसकी जो लंबाई है वो क्या है, यहां से यहां तक, ये लंबाई आ गई यहां पर L, कैपिटल L, मतलब इसकी संपूर्ण ऊपर से नीचे तक की जो लंबाई है वो L है। और उसकी अनुप्रस्थ काट के गुरुत्व केंद्र पर न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या, जिसे क्या कहते हैं, इसकी जो न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या है वो है K। तो उसकी जो न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या K और इसकी प्रभावी लंबाई L, इसका जो अनुपात है इसी को स्लेंडरनेस रेशियो कहते हैं, जो आता है आपका L/K। L क्या है? L है इसकी प्रभावी लंबाई। तो प्रभावी लंबाई L है, ये आपकी प्रभावी लंबाई, और K क्या है? इसकी न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या, यह आपका तनुता अनुपात का फार्मूला है। तो तनुता अनुपात क्या कहलाता है? तनुता अनुपात है L/K, जिसमें L क्या है? किसी भी कॉलम की ऊपर के सिरे A और B तक की जो लंबाई है वो हमारी कैपिटल A है, और न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या K, न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या आपकी K है। तो स्लेंडरनेस रेशियो हो जाता है आपका L/K। अगर बात करें बकलिंग फैक्टर की, तो बकलिंग फैक्टर क्या है? यह आता है आपका स्टड की सिचुएशन में। तो वो कहते हैं बकलिंग को, बकलिंग की दशा में तनुता रेशियो को बहकाव गुणांक या बकलिंग फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह भी L/K के अंतर्गत आता है। मतलब इसकी जो सिचुएशन है वो सेम कॉलम और स्टड के लिए एक जैसी है। तो किसी भी कॉलम या स्टड के लिए इसकी जो तनुता रेशियो है वो आपका L/K आ जाता है। अब इसमें यदि बात करें कॉलम का वर्गीकरण, तो कॉलम के वर्गीकरण को क्या किया है? डिफरेंट तरीके से विभाजित किया गया है। सबसे पहले इसके विभाजन की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, तो पहला इसका जो क्लासिफिकेशन है वो आता है ये आपका, ये आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। क्या है? पहला जो वर्गीकरण किया है वो है आपका भार के आधार पर। अकॉर्डिंग टू लोड, लोड के आधार पर कॉलम को दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है आपका एक्सियल लोड और सेकेंड आता है इसेंट्रिक लोड।
मतलब कॉलम पर एक्सियल लोड लग रहा है या इसेंट्रिक लोड लग रहा है, जैसे कहते हैं अक्षीय भार या उत्केंद्र भार, कौन सा भार लग रहा है, तो ये आ जाता है कॉलम को दो भागों में बांटा गया है। पहला आ जाता है आपका एक्सियल लोड और इसेंट्रिक लोड, मतलब आपका अक्षीय भार और उत्केंद्र भार। इसके बाद कॉलम को बांटा गया है सिलेंडरनेस रेशियो के आधार पर, तन्यता अनुपात के आधार पर। पहला आ जाता है आपका, इसमें आ जाता है आपका तन्यता अनुपात के आधार पर। अनुपात के आधार पर क्या है, पहला आ जाता है छोटे कॉलम। छोटे कॉलम किसे कहेंगे? सेकंड आता है मध्यम कॉलम, मीडियम कॉलम, और तीसरा आ जाता है आपका लॉन्ग कॉलम। कैसे? जिसमें रहता है यदि छोटे कॉलम का जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो 30 से कम है तो उसे क्या कहेंगे? छोटे कॉलम। तो पहला जो कॉलम है, पहला इसको कहेंगे स्मॉल कॉलम, स्मॉल कॉलम, मीडियम कॉलम और लॉन्ग कॉलम। लिखते जाइएगा, छोटे कॉलम, मध्यम कॉलम और लंबे कॉलम। तो इसमें जो हम लोगों ने पहले जाना था तन्यता अनुपात, सिलेंडरनेस रेशियो क्या था? L/K। L क्या था? प्रभावी लंबाई, और K थी न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या। तो वो कहते हैं यदि सिलेंडरनेस रेशियो, अगर का जो सिलेंडरनेस रेशियो अनुपात 30 से कम आता है, इसका जो सिलेंडरनेस रेशियो है यदि वो 30 से कम आता है तो ये आ जाता है आपका छोटे कॉलम के अंतर्गत। और यदि सिलेंडरनेस रेशियो 30 और 120 के बीच में आता है, मतलब आपका जो तन्यता अनुपात है अगर 30 से कम आता है तो आपका स्मॉल कॉलम, और अगर 30 और 120 के बीच में आता है तो आपका मध्यम कॉलम, और यदि सिलेंडरनेस रेशियो 120 से अधिक आता है तो वो आ जाता है आपका लॉन्ग कॉलम के अंतर्गत। मतलब इसका तन्यता अनुपात L/K, ये क्या है? तन्यता अनुपात। तन्यता अनुपात 30 से कम, 30 से कम हो तो आ जाता है आपका ये स्मॉल कॉलम। और यदि तन्यता अनुपात क्या है? 30 से 120 के बीच में रहता है तो वो हमारा मीडियम कॉलम होता है। और यदि सिलेंडरनेस रेशियो 120 से अधिक होता है, अधिक, तो ये हो जाता है आपका लॉन्ग कॉलम। तो आप इसको समझ गए होंगे। जैसे कि यहां पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किया है, पहला तो उन्होंने लोड के आधार पर कि कॉलम पर कौन सा लोड लग रहा है। तो पहला आपका अक्षीय लोड, दूसरा उत्केंद्रक लोड जिसे एक्सियल लोड और इसेंट्रिक लोड कहते हैं। फिर उन्होंने सिलेंडरनेस रेशियो के आधार पर कॉलम को बांटा, तन्यता रेशियो के आधार पर
जिसमें वो कहते हैं कि छोटा कॉलम, मध्यम कॉलम और लंबा कॉलम। छोटा कॉलम कब होता है? जब स्लेंडरनेस रेशियो अगर 30 से कम होता है तो वो हमारा छोटा कॉलम। स्लेंडरनेस रेशियो यदि 30 से 120 के बीच में होता है तो वो आपका मीडियम कॉलम। और यदि स्लेंडरनेस रेशियो 120 से अधिक होता है तो ये हो जाता है हमारा लॉन्ग कॉलम। अब इसके बाद एक और आता है इसका वर्गीकरण कॉलम का स्थिति के आधार पर, जिसे कहते हैं कंडीशन के आधार पर कि कॉलम कैसा रख सकते हैं। तो पहला आता है कि यदि कॉलम के, आप इसको कहेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन के आधार पर क्या है? पहली कंडीशन है यदि कॉलम के दोनों सिरों पर कब्जे लगे हों। ठीक है, तो यहां पर हम अलग से इसको लिख देते हैं। ये कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है यहां पर लिख देते हैं, साथ में आप इसको लिखते जाइएगा। ठीक है, तो जो तीसरी कंडीशन है वो है आपका, तीसरी कंडीशन ये वाली, तीसरी कंडीशन आपका अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? वो कहते हैं, पहली कंडीशन ये है कि यदि कॉलम के दोनों सिरे कब्जेदार हों, मतलब कॉलम की यदि हम नीचे भी कॉलम वो कब्जा लगा दें और ऊपर कॉलम के कब्जा लगाएं तो इसे कहते हैं बोथ एंड आर हिंज्ड। दोनों सिरों पर कब्जा। ठीक है, बोथ एंड आर हिंज्ड, कब्जेदार। ठीक है, बोथ एंड आर हिंज्ड। सेकंड क्या है? सेकंड आ जाता है आपका वन फिक्स अदर इज फ्री। एक सिरा फिक्स्ड होगा और दूसरा क्या होगा? दूसरा फ्री। दूसरा जो सिरा है वो फ्री होगा। फिर आता है तीसरी सिचुएशन आ जाती है आपकी, इसको आप तीसरी सिचुएशन इसकी रहती है जहां पर एक सिरे में कब्जेदार हो और दूसरा फिक्स हो। एक सिरा हिंज और दूसरा सिरा क्या है? दूसरा सिरा हो फिक्स्ड। और फिर क्या है? चौथी कंडीशन क्या कहती है? यदि कॉलम के दोनों सिरे क्या है? फिक्स हों। दोनों सिरे बोथ एंड आर फिक्स्ड। दोनों सिरे फिक्स्ड हो। क्लियर? तो ये कंडीशन है आपके कॉलम की। यदि कॉलम का वर्गीकरण किया गया तो कॉलम का वर्गीकरण होता है सबसे पहले भार के आधार पर, फिर आता है आपका स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पर, और तीसरा आता है उसकी स्थिति के आधार पर, जिसमें सबसे पहले जो बात की गई
कि भार के आधार पर उस पर दो टाइप के भार लगते हैं, एक आपका एक्सियल लोड और दूसरा आपका इसेंट्रिक लोड। फिर आया था स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पर बांटा गया था छोटे कॉलम, मध्यम कॉलम और लंबे कॉलम। छोटे कॉलम जिनका तनुता अनुपात 30 से कम होता है उन्हें हम छोटे कॉलम कहते हैं। मध्यम कॉलम वे कॉलम जिनका तनुता अनुपात 30 से 120 के बीच में होता है वो आपके मध्यम कॉलम कहलाते हैं। और यदि लॉन्ग कॉलम की बात करें तो लॉन्ग कॉलम का जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो 120 से अधिक होता है। फिर तीसरा जो पॉइंट था वो था कॉलम की स्थिति के आधार पर। पहला आता है कि किसी भी कॉलम के दोनों सिरे क्या हैं, कब्जेदार हों। एक नोट करते चलिएगा। साथ ही दूसरी कंडीशन आती है कॉलम का एक सिरा फिक्स हो और दूसरा फ्री हो। तीसरी कंडीशन में क्या होता है, कॉलम का एक सिरा कब्जेदार हो और दूसरा सिरा फिक्स हो। तीसरी कंडीशन आती है कि कॉलम के दोनों सिरे फिक्स हों। तो ये इतनी इसकी कंडीशन होती हैं। तो आशा करते हैं कि आप इन सभी कंडीशन को सरल और आसान भाषा में समझ गए होंगे। तो यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो कॉलम एंड स्टड का सेकंड भाग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें हम लोग आयलर इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि आयलर इक्वेशन क्या होती है। जैसा कि हमने यहां पर बताया था आपका अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों सिरों पर कब्जेदार एक सिरे पर। तो जो आयलर इक्वेशन है वो इन्हीं चार कंडीशन में ही फिट होती है। तो उसको समझेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करते हैं कि आपको सरल और आसान भाषा में कॉलम एंड स्टड समझ में आया होगा। वीडियो को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।